Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, subscribers, followers of Gilgit Baltistan 360, you all are welcome on this discussion. We have a special guest today. आज के इस डिस्कशन में हमने इनवाइट किया है एक स्पेशल गेस्ट को जिनका ताल्लुक जिंदगी के एक खास शोबे से है। एक ऐसा पहलू है जो इंसान की ज़ात, वजूद, उसकी सोच, फिक्र से ताल्लुक रखता है। उसकी डिटेल प्लस हमारे आज के गेस्ट का जो इंट्रो खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के थ्रू ये वीडियो कन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करें। जो पेज या फिर प्रोफाइल पे देख रहे हैं, हमारे इस पेज प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिस नाज़िया, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने कहाँ से तालीम शुरू की और जब फॉर्मल एजुकेशन 16 इयर्स की कंप्लीट हुई तो तब तक आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे, किस तरह की एकेडमिक एक्सपीरियंस आपका रहे? अच्छा, मेरा बहुत डाइवर्स रहा है सब्जेक्ट्स को लेके। मैंने अपना मैट्रिक जो है वो साइंसेज में किया था। उसके बाद फिर सेकंड ईयर में मैं आईसीएस की तरफ चली गई। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये सब्जेक्ट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सोशल साइंसेज की तरफ आई। तो यूनिवर्सिटी में मैंने बिहेवियर साइंसेज रखा, जो कि मेनली मेरा इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, तो अब आपने जब सब्जेक्ट रखा मेन सब्जेक्ट बिहेवियर साइंस, तो इसका स्कोप से जरा हमें आगाह करें कि ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग किस बेस पे लगा और इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है हमारी जिंदगी में? बिहेवियर साइंसेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। इस पे जो है साइकोलॉजी आता है मेजरली, उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी आता है। तो साइकोलॉजी का तो आपको पता है कि स्पेसिफिकली गिलगित होता तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा आजकल चीज़ों को वो सब बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद। बट मेजरली गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो एक स्पेसिफिक टॉपिक जो कि सुसाइड है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है, बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई है। जो मेन रीजन आते हैं वो एक रीजन जो है, मेन रीजन तो मैं नहीं कहूंगी, एक रीजन जो होता है डिप्रेशन होता है। तो एक तो ये है, हाँ, एक तो ये है। दूसरा सोशियोलॉजी की हम बात करें, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज को स्टडी करती है, तो कल्चर के हवाले से, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारे पास चेंजेस आए हैं उनके हवाले से ये सोशियोलॉजी स्टडी करती है। एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें तो ये ओवरऑल होलिस्टिक स्टडी है, ठीक है। पास्ट में जो लोगों के साथ हुआ है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, और फ्यूचर में जो होगा, पूरी तरह एंथ्रोपोलॉजी उसको स्टडी करता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक अच्छा और जो कि बहुत रिलेटेबल है हमारे लिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान अच्छा, के तो ये बहुत डाइवर्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत फूड का हम देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा अपने इलाके को देख के। जबरदस्त। तो बिहेवियर साइंस, जब ये वर्ड सरफेस लेवल पे हम पहली दफा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझ जैसे को कि ये शायद ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी होगी इस फील्ड में, कि वो बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल है, इंसान लोगों के सामने या फिजिकली एक्ट करता है, बिहेव करता है, तो उसमें कुछ पैटर्न्स या उसमें कोई मीनिंग सर्च करने की एक सिस्टमेटिक स्टडी होगी, ऐसा मेरा जहन कहता है। आप क्या बताती हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने के हैसियत में? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिहेवियर साइंस स्पेसिफिकली स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है। देखिए, कुछ साल पहले उनका बिहेवियर एक स्पेसिफिक चीज को लेके था, आज उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, और उसके पीछे मेन रीजंस बहुत सारी हो सकती है। दिन ब दिन हमारा बिहेवियर हर दिन चेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल बहुत ज्यादा चेंज होता है, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारी जनरेशन और हमारे आगे की जनरेशन में डिफरेंस आपको नजर आएगा, हम में और जेनजीज जिसे कहते हैं उनमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, कि क्या चीजें हैं, क्या रीजंस है जो एक बिहेवियर को चेंज करती रहती है सोसाइटी में। ऑलराइट।
तो अब चलते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक थीम की तरफ जो आपका रिसर्च टॉपिक रहा, इस पे आपने जी रिसर्च कंडक्ट किया, तो उस हवाले से हमें कुछ बताएगा। मैंने काम किया था ओपियम एडिक्शन पे, जो कि स्कोमन में बहुत ज्यादा। या श्योर श्योर, आपका एक रिसर्च पामेर टाइम्स में रिटर्न जो है ना आर्टिकल भी आया था, टेक्स्ट, और शायद उस पे आपने जो थीसिस भी सबमिट करवाई थी एज अ डिसर्टेशन आपकी, स्टडी जी थी। डिसर्टेशन। और मेरा रिसर्च पेपर अभी इंशाल्लाह पब्लिश होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो हाँ, वो था ओपियम एडिक्शन के हवाले से कि इश्कोमन में, गिलगित में होता है, बट बहुत ज्यादा रेंज जो है वो इश्कोमन में है। इश्कोमन इमित की हम बात करें या फिर उसके अंदर के इलाकों की बात करें, जो वहां पे लोगों का रुझान है इस तरफ, उसके की फैक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली की फैक्टर्स को मैं देख रही थी कि क्या रीजन है कि लोग इस तरफ बहुत ज्यादा उनका रुझान है। तो ओपियम एडिक्शन की जो स्टडी आपने की, तो आपका जो पॉपुलेशन का सैंपल था वो कितना बड़ा था, कहाँ तक आप क्या कह सकती हैं कि ये इमित वो जो रीजन है उस सब की रिप्रेजेंटेटिव है, वो सैंपल वो है, आपकी जो फाइंडिंग्स है वो सब पे मतलब वो जस्टिफाई करती हैं सबकी सिचुएशन कॉज को। जी जी बिल्कुल। ये जो मेरी स्टडी थी ये क्वालिटेटिव स्टडी थी, ठीक है। जिसमें मैंने रिसर्च टूल्स जो यूज किए थे वो थे फोकस ग्रुप डिस्कशंस जो लोकल्स थे उनके साथ, और इन डेप्थ इंटरव्यूज थी। और मैंने कुछ नोट्स वहाँ पे नोट्स लिए थे जो लोग बोल रहे थे। तो इस तरह से अपनी मेरी ऑब्जर्वेशंस रही थी जिसको देख के मैंने डेटा कलेक्ट किया था। और वहां पे मैंने 5 इलाकों में काम किया, तो ये काफी पहले की बात है। 2016 के जेंड में, मेरे ख्याल से नहीं, 15 के एंड पे, और 16 के शुरू और अर्ली 15 के बीच में मैंने ये रिसर्च जो है वो अपना शुरू किया था। तो 5 इलाके थे जिसको मैंने कवर किया था, जिसमें इमित था, मुजाबिर था, शमशाबाद था, बाजार कुटू, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा डेटा मिला था। उसके अलावा एक और इलाका था गंजाबाद। या श्योर श्योर, जी जी। उन इलाकों में जाने का एक्सपीरियंस तो है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि वो सर्द इलाके हैं, और फिर वहाँ इकोनॉमिकल कोई एक्टिविटी होती नहीं है ज़्यादा, सोशल इंगेज वो जो इंगेजमेंट कुछ अर्निंग के हवाले से, कोई प्रोडक्शन के हवाले से वो ज़्यादा होती नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? अच्छा, मैं भी गई थी दिसंबर जन के बीच में, ठीक है, जिस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट अपना मैं गई थी आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस, वहां से मैंने वो जो इनके सदर थे उनसे बात की थी। दोनों ने मुझे समझाया कि आप इन इन इलाकों को देखें और वहां पे जाके आप अपना कलेक्ट करें। तो वहां पे जो चीजें थी मैंने देखी। अच्छा, फाइंडिंग्स कॉजेस का पूछ रहे हैं कि क्या कॉजेस रही। जी जी। अच्छा, जो मेरी फाइंडिंग्स थी कि लोग इस तरफ उनका रुझान क्यों है, तो पास्ट में जो है ये राजा फैमिली के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इसको यूज करते थे, ठीक है। और वो उनका, कंजम्पशन ज़्यादा थी। ने मुझे बताया कि उस वक्त लोग समझते थे जो ये इसका इंटेक करेंगे, ओपियम का इंटेक करेंगे, वो बहुत, उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। और जो नहीं करते थे, हाँ, उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। इस वजह से, क्योंकि राजा करते थे तो लोकेल्स जो थे वो उनसे जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस होते थे। तो एक धीरे, क्लास, एक स्टैंडर्ड, और एक जो है ना एक लेवल दिखाने के लिए शायद कि हाँ अपने आप को सोशली उनका स्टेटस जरा ऊपर का बड़ा हुआ, ग्रेटर स्टेटस दिखाने के लिए शायद ये चीजें होती हों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेजुअली जो है वो फैल गया पूरे इलाके में। और हाँ, मैं एक बात करूंगी कल्टीवेशन के हवाले से। 1973 से पहले वहां पे कल्टीवेशन होती थी, लाइक लोग कल्टीवेट करते थे और उसी से फिर उनका वो हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे 1973 के बाद गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा लिया। अब सप्लाई का ये है कि गिलगित से सप्लाई होता है, दियामर से सप्लाई होता है, ये चीजें हैं। तो दूसरा मेन अच्छा फैक्टर अच्छा। जो है वो था मेडिकल रिसोर्सेज का वहां पे ना होना। ये चीज मैंने खुद वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको जुकाम हुआ था, ठीक है। ओके। तो वहां पे मेडिसिन
तो थी नहीं कोई आसपास में, कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं था कि वहां पे उसको ले जाके फिर उसको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो। उसकी दादी थी, उसने उसे मैंने देखा कि उसने उसको ऐसे स्मोक करके उसके मुंह में ऐसे फूंक दी। तो कह रही थी कि हाँ, और उसके बाद उसने कहा कि ये करके ये ठीक हो जाएगी। शी वॉज शायद 5 years Strange. ओल्ड। हाँ हाँ, शी वॉज Okay. 5 years ओल्ड ओनली। तो मेडिकल पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा ये कि आपका स्पाउस प्रेशर जो होता तो है। आपने आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो धुआं फूकने से वो जो जुकाम था उनको आपके सामने उसमें कोई चेंजिंग आई, इम्प्रूवमेंट हाँ आई? है, उसमें कुछ ऐसी एलिमेंट्स है जो कि काम करती है। ठीक है, तो तो फिर वो हाँ। उस किस क्वांटिटी में, अब छोटी उम्र है तो फिर उस हिसाब से वो सेंसिटिविटीज भी होंगी ना फिजिकल, तो कितना रिस्की है, या बहुत वो रिस्क। एडमिनिस्टर किया जाए, ये प्रैक्टिस एडमिनिस्टर होती है तो फिर उसमें क्या तदाबीर रखी जाती है, फिर क्वांटिटी कोई मेजरमेंट है, या कितनी, मतलब वो रिपीट डोज की क्या वो है, कुछ कुछ था नहीं? उसने खुद स्मोक की, आपने मुंह में डाला और उस स्मोक को फिर वो छोटी बच्ची तक उसने उसके मुंह में इस तरह से फूंक दिया। ओके, तो नॉस्टैल्जिया में शायद तो गया हुआ है। बात ये कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो जब इस तरह से वो उन चीजों में इन्वॉल्व होती है तो बच्चे को भी जाहिर सी बात है उससे इसकी सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। तो बच्चे बहुत कमजोर और बहुत उनकी शक्ल पेल और इस तरह के बच्चे मुझे नजर आए, जो मदर्स जिन मदर्स का में यूज होता है, बच्चे भी वैसे ही बिल्कुल कमजोर से पेल कलर उनका इस तरह से और बीमार बच्चे मैंने ऑब्जर्व किए। कि क्या वो रिकमेंडेशंस थी फाइंडिंग्स के बेस पे कि किसका क्या रोल बनता है, कम्युनिटी का क्या रोल है, जो रिलेवेंट इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या रोल है, और आप जो रिसर्च कर रही थी अपने इस रिसर्च टॉपिक में मजीद फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ चीजें आपने हाईलाइट की होंगी, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा, जो मैंने वहां पे जितना देखा वहां पे ना वहां पे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई वहां पे मुझे प्लेटफॉर्म नजर आया है। बस ये यही एक चीज थी कि लोग वहां पे बस ओपियम एडिक्ट थे। अगर कोई गैदरिंग भी होती है, शादी भी होती है, तो उसमें भी ये लोग इसी चीज को एज अ फन लेते हैं। ठीक है, स्पाउस प्रेशर भी होते हैं कभी कभार। एक रिस्पोंडेंट ने मुझे बताया कि वो शादी से पहले तो एडिक्ट नहीं थी, बट शादी के बाद जो है वो एडिक्ट हो गई क्योंकि उसका हस्बैंड भी एडिक्ट था। तो जब भी हस्बैंड जो है वो नशा करता, अपनी बीवी को भी बुलाता कि आ जाओ, हम ये एक दो दफा, फिर उस धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वो भी एडिक्ट हो गई। मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छा। किया था, 5 फोकस ग्रुप इन ये फोकस ग्रुप डिस्कशंस थी, जिसका सैंपल ऑलराइट। साइज 6 से 12 लोगों के बीच का था। और हम्म। तो आप इंटरव्यूज थे। वो थीम्स आइडेंटिफाई करना चाह रही थी, फैक्टर्स देखना चाह रही थी कि ये जो एक एडिक्शन है, ड्रग यूज है, तो ये किस तरह सामने आता है, इसके फिर इम्प्लीकेशंस क्या नजर आते हैं, इस पे आपने एक्सप्लोरेशन आपने की है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उनके परसेप्शंस जानना चाह रही थी ज्यादातर, क्योंकि इस पे ना पहले भी कोई काम नहीं हुआ था। मतलब मुझे जीरो से शुरू करना था, तो मैं ज्यादातर उन्हीं के परसेप्शंस जानना चाह रही थी, उन्हीं को मौका देना चाह रही थी कि वो उस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये चीजें थी। अच्छा, रिकमेंडेशन की ऑलराइट। आपने बात की गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी वहां पे कि गवर्नमेंट भी काम कर रही हो, बट आगा खान वेलफेयर बोर्ड वहां पे काम कर रही थी। जो वहाँ ऑलराइट, सोशल पे, वेलफेयर बोर्ड। हाँ हाँ, सोशल वेलफेयर बोर्ड। वहाँ पे जो ओपीएम एडिक्ट्स थे उनको इस्लामाबाद रावलपिंडी लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हाँ चलता हाँ, होगा, बिल्कुल। लेकिन मसला क्या है पता है रहमत भाई, वो लोग जब वापस जी। आते थे इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होता, फिर उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, फिर वो चीजें फिर से वो लोग शुरू सॉरी शुरू कर देते हम्म। हैं। इस बहुत मसले का शिकार होती है वहाँ पे ओपीएम एडिक्ट्स के लिए। तो आगे की फ्यूचर स्ट्रेटजीज कुछ आपने वो की, रिकमेंड की कि किसको क्या करना है, इसका क्या रोल बनता है कुछ? रिकमेंडेशंस मैंने अपनी थीसिस में भी लिखी है, रिसर्च पेपर में भी लिखी है। सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं। लोग एज अ फन यूज करते हैं, या फिर उनकी आदत बन चुकी है इसकी यूज करते हैं, या स्पाउस प्रेशर की वजह से यूज करते हैं, या कोई और काम नहीं होता सर्दियों में, खुद को कहते हैं कि हम खुद को थोड़ा सा वार्मथ के लिए फिर ये चीज करें। सबसे पहले मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत जरूरी है उस इलाके में। दूसरी बात ये कि जब तक आपका एनवायरनमेंट अच्छे से डीप क्लिंस नहीं हो जाता,
मेरा नहीं ख्याल कि एक ट्रीटमेंट के बाद आके फिर वहां पे दूसरों को देख के फिर शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को अच्छे से क्लींस करना, जितने भी फैक्ट्रीज हैं सबका ट्रीटमेंट हो। तो इस तरह से मेडिकल रिसोर्सेज का वहां पे ज्यादा से ज्यादा नीड है, मेडिसिन की नीड है। वहां पे जुकाम हो तो ओपियम तो जरूरी नहीं है आप वहां पे जाहिर है उसके फिर साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे मेडिकल रिसोर्सेज, छोटा सा क्लिनिक, थोड़ी सी मेडिसिन वहाँ पे, बेसिक जो बीमारियां फैसिलिटीज। हाँ, तो ये चीजें हैं। ओके, तो अब आप बताएं कि आपने एक तो स्टडी, आपने फॉर्मल स्टडीज कंप्लीट की, उसके बाद आप कहीं इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटर्नशिप, देन एम्प्लॉयमेंट, कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा प्रोफेशनली आप? जी जी रहमत भाई, मैं जब ग्रेजुएट हुई इसके बाद तो मैंने फातिमा जिन्ना कॉलेज में 1 साल पढ़ाया एज इंटर्न। उसके बाद से मैं कराची चली गई। वहाँ पे IRD नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। वहाँ पे एज मेंटल हेल्थ ऑफिसर मैंने काम किया 2 साल। तो उसके बाद दिन आगा खान में मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पे फिर मैं एज सीनियर रिसर्च असिस्टेंट काम करती थी। उसके बाद फिर रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में मैंने एज अ रिसर्च एसोसिएट काम किया। दैट्स एक्सीलेंट। तो आपकी लाइफ फिलॉसफी क्या है? आप जिंदगी में, जिंदगी को क्या समझती हैं जो हमें मिली है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देन आप अपनी जिंदगी से दूसरों को किस तरह फायदा दे रही हैं या देने का सोचती हैं? बहुत डीप था ये। अच्छा, लाइफ जो है एक खूबसूरत सफर है मेरे ख्याल से। इसमें अप्स एंड डाउन आती हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। और आप खुश रहें और सबको खुश रहने दें, बस। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेज। और आपके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई वो यकीनन इंफॉर्मेटिव थी, इंटरेस्टिंग थी, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने काफी कुछ लर्न किया होगा। और एक सब्जेक्ट के तौर पे बिहेवियर साइंस, फिर उसके अंदर जो डिफरेंट थीम्स जिनकी स्टडी होती है, वो यकीनन बहुत सौ को अपील करती होगी, बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे इस तरफ। तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमें अच्छा लगा कि आपने टाइम दिया, और बेस्ट विशेस आप फ्यूचर में जो भी कुछ करने का इरादा रखती हैं उस हवाले से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम।